तो आधुनिक कृषि के पानी पर क्या घातक प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो क्योंकि खेती जो है बिना पानी के नहीं हो सकती है, वो पानी से डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है खेती। तो उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो होता है जल प्रदूषण। तो खेती जल प्रदूषण कैसे कर रही है अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो हम ज़मीन से जो भी पानी निकालते हैं उसका कलर पीला हो जाता है या काला हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का मतलब होता है कि जल के अंदर जो एलिमेंट्स, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो घुली हुई होती हैं, जो दिखती नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन होती है। जैसे ठीक है, जैसे कि फ्लो की वजह से कॉम्पैक्शन होना आपको पता नहीं है शायद हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या हो। तो वैसे ही जल के अंदर भी जल दिखता तो साफ है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे हेवी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम या फिर सिलेनियम, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो होते हैं, जिनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे वो कैसे होता है। तो सरफेस जल प्रदूषण होता है, भूमि के ऊपर जो भूमिगत जल है उसमें प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, तो देखिए वाटर कंटामिनेशन, जो जल प्रदूषण है वो किस तरह से हो रहा है। एल्यूमिनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, लेड, बेरियम, कैडमियम, मर्क्यूरी और सेलेनियम, अगर ये चीज़ें पानी में मिली हुई है तो जल प्रदूषित जल कहलाएगा। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी चीज़ उस लिमिट से ज़्यादा है तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। उस जल को हम प्रदूषित जल कहते हैं, चाहे वो दिखने में कितना भी साफ दिख रहा हो, ट्रांसपेरेंट दिख रहा हो, लेकिन वो जल प्रदूषित जल कहलाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जल प्रदूषित कैसे करता है, जैसे कि पेस्टिसाइड, इसमें भाई साहब ने दिया है एक रिसर्च पेपर या कुछ था जिसमें दिखाया पेस्टिसाइड इन ड्रिंकिंग वाटर, इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड इन वाटर। ठीक है, तो पेस्टिसाइड मतलब क्या, जो पेस्टिसाइड जो हम पेस्ट को मारने के लिए जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं। तो क्या होता है कि आप जब पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो तो आपके खेतों में राइस में पानी भरा था, मैंने कहा जैसे कि राइस ज़्यादातर केनाल इरीगेटेड होता है, तो जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं खेतों में, खास करके चावल की खेतों की हम बात कर रहे थे, तो चावल नहरी क्षेत्र में बोया जाता है जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है। मैंने आपको बताया था नहर से जैसा पानी आता है वैसा वैसे किसान नहर अपने खेत में मोड़ लेता है। ठीक है, जब वो पानी मुड़ जाता है तो ऐसा नहीं कि सारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, पौधे पी जाते हैं, उस पानी को वापस कुछ दिनों बाद निकाला जाता है। राइस कल्टीवेशन अगर आप पढ़ेंगे प्रैक्टिसेस पीओपी, तो उसमें उस पानी को कुछ दिनों बाद निकाल के खेत को थोड़ा सूखने दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर वापस उसमें पानी भरा जाता है। ये प्रोसेस होती है। तो वो जो पानी निकलता है वो वापस नाली के थ्रू बह के जाता है और वो कहीं कहीं ज़मीन में भी जाता है और बह के कहीं कहीं जलाशयों में मिलता है या पानी के जो सोर्स होते हैं हमारे उसमें मिलता है। ठीक है, तो जब पानी भरा रहता है आप उसमें स्प्रे करते हो, आप केमिकल डालते हो या फिर सॉलिड पेस्टिसाइड डालते हो जो कि ज़मीन में पानी में घुल के पौधे में जाके पौधे के शरीर में जाकर काम करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप स्प्रे करते हो तो वो जो पानी के ऊपर बूंदें गिरती हैं या पानी में मिक्स होता है वो स्प्रे डायरेक्टली, तो उस ये जो भी पेस्टिसाइड होते हैं इनमें बहुत सारे हेवी एलिमेंट्स होते हैं। ये जो हमने पढ़ा ना, लेड, कैडमियम, बेरियम, आर्सेनिक, ये सब हेवी एलिमेंट्स हैं, मर्क्यूरी वगैरह, तो बहुत सारे हेवी एलिमेंट्स का यूज़ होता है पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने में। तो ये जब डायरेक्टली पानी में मिलते हैं और इनडायरेक्टली पानी में मिलते हैं, मान लीजिए मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में पानी घुला, पानी में घुल के वो उसके केमिकल सारे इसमें पानी में आ गए। ये पानी जब जाके ज़मीन में गहराई में जाता है या फिर बह के जलाशयों में जाता है तो ये वहाँ पर कंटामिनेशन क्रिएट करता है, पानी को ख़राब करता है। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने बताया था कि जो रासायनिक खाद होती है उसमें पोषक तत्वों के अलावा इनर्ट मैटर होता है जो कि बहुत सारे तरह की एसिडिटी क्रिएट करता है या बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को अंजाम देता है मिट्टी के अंदर। तो इनमें से भी हो सकता है कि कुछ नए नए फर्टिलाइजर्स आ रहे हो या फिर पोषक तत्वों के नए टाइप आ गए हो जिनमें कुछ केमिकल्स हमको देखने को मिले या ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिले जो कि जल प्रदूषण में भागीदार हो। ठीक है, तो भूजल प्रदूषण, ये तो हो गया सरफेस का जो पानी था, ऊपरी जो पानी था उसका प्रदूषण। एक होता है भूजल प्रदूषण, मतलब ज़मीन के गहराई में जो पानी है, जो 1000 फीट गहराई पर या 500 फीट गहराई पर या 100 फीट गहराई पर या 2000 फीट गहराई पर जो पानी है जिसको हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं, उसका भी प्रदूषण हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम पानी में डालते हैं, स्प्रे करते हैं, वो पानी में घुलता है और वो पानी धीरे धीरे ज़मीन में नीचे घिसता है, तो वो जाके कहीं ना कहीं मिलता ही है। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स डाला इन्होंने दिखाई कि यहाँ से धीरे धीरे रिस्कर लीचिंग के थ्रू यहाँ पर गया और पानी में मिल गया। अब यहाँ से हम इस पानी को उठाएंगे तो ये जो केमिकल से अल्टीमेटली घुल कर आपके पानी में आ गया, म्यूनसिपल पानी में आप टैंकी में डालोगे, यहाँ से पूरे घरों को पिलाओगे, तो ये पानी आपके घर से, आपके खेत से डायरेक्ट आपके घर में पहुँच गया। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, आपने यहाँ पर स्प्रे किया, ये स्प्रे किया,
रन ऑफ के थ्रू, बारिश हुई, स्प्रे किया, बारिश हुई, है सारा केमिकल धुल के सीधा आपके वाटर सोर्स में मिल गया, या फिर आप स्प्रे कर रहे हो हवा के थ्रू, ये ड्रिफ्ट उड़ के ये केमिकल सीधा पानी में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर ये लीचिंग होकर, लीचिंग मतलब पानी के साथ घुल के ज़मीन में जा रहा है और फिर आपके वाटर सोर्स में ये मिल रहा है। इस तरह से आपका जल प्रदूषण हो रहा है आपके एग्रीकल्चर के केमिकल्स की यूजेस की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं नाइट्रोजन एंड हर्बिसाइड्स वगैरह जो हम डालते हैं वो सीधे या तो पानी में चले जाते हैं या फिर लीचिंग के थ्रू वाटर टेबल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से भी लोअर ग्राउंड का वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो जल प्रदूषण का जो परिणाम है वो क्या है, वो एक्चुअली ये है कि जलीय जीव हैं उनके शरीर में थोड़ी में केमिकल की थोड़ी सी मात्रा बढ़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और फाइनली ये मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ऐसे आपको सैकड़ों जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे वगैरह, यहाँ पर ऐसे जीव मरे पड़े मिलेंगे। हो सकता है कि वो, मैं नहीं कहता कि सारे एग्रीकल्चर की वजह से ही मरे हैं, वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन खास करके इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे बहुत सारा होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से क्या नुकसान हो रहा है हम उस पर ध्यान देते हैं, हम उसी की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर भी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही सब कुछ मारा, लेकिन एग्रीकल्चर भी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन एक तीसरी चीज़ आ रही थी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो जब भी आप खेत में अपना खाद डालते हो वो पानी के साथ मिलकर नीचे जाता है और वो नदियों और तालाबों में घुल जाता है, या फिर डायरेक्टली रन ऑफ के थ्रू बह के सीधा तालाबों में मिल जाता है। तो जल निकाय में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन मिलती है तो, या फास्फोरस मिलती है या कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो जल में जो शैवाल होती है वो शैवाल उग जाती हैं, और वो शैवाल जब पूरे को कवर कर लेती है तो नीचे के जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे वगैरह होंगे, ठीक है, वो सब मरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी पूरा कवर हो जाएगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, पानी ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी, ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगी तो पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हवा में, पानी के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, विघटन शुरू हो जाता है, जो सड़न होती है, और उसकी वजह से फिर गैस पैदा हो, ऑक्सीजन खत्म होकर CO2 रिलीज़ होती है, मीथेन रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। जब ये सारे के सारे पौधे यहाँ पर सड़ने लग जाते हैं, तो जब ये सड़ते हैं तो सारी गैसेस ऑक्सीजन को ख़त्म करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CO2 वगैरह बच जाती है। CO2 बचेगी तो मछलियाँ जिंदा बचेगी नहीं, तो सारी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से जलीय जीवों की मृत्यु होती है, यूट्रोफिकेशन, इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसके कुछ लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं कि देखिए आप जहाँ पर भी मछली मरी हुई दिख रही है उसका मतलब यहाँ पर काई जमी हुई, जहाँ काई जमी हुई वहीं पर मछलियाँ मरी हुई दिखेगी, बाकी हमको और कहीं नहीं दिखेगी। इस खेत में भी देख लीजिए कोई काई जमी हुई थी, मछलियाँ मर गई, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए काई जमी हुई थी, मछलियाँ मर गई। काई मतलब एल्गी, शैवाल जिसे कहते हैं, शैवाल जहाँ पर ऊपर ज़्यादा जम जाती है मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती पानी के अंदर। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। खेतों में मछलियाँ रखते थे लोग, लेकिन पेस्टिसाइड की वजह से वो भी मर रही है, डायरेक्ट आप स्प्रे कर रहे हो उनके ऊपर तो वो भी मरेगी। तो इस तरीके से है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा नुकसान ये है कि जो जलीय जीव हैं जो खेतों में रहते हैं, आपके खेतों में जैसे मेंढक हुआ, तो क्या होता है कि इनकी एक जनरेशन सहन कर जाती है, 2 जनरेशन सहन कर जाती है, तीसरी जनरेशन में क्या होता है कि जीन चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने आपने शुरू में देखा कि किसान जो साइंटिस्ट वो जीन हेयर फेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा पैदा की जा सके। तो वैसा ही जीन हेयर पर यहाँ केमिकल की वजह से ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर होता ये है कि आपका जो जो खेत में रहने वाले जीव हैं उनके जीन में परिवर्तन की वजह से इसकी जो पूँछ थी वो तीसरे पाँव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, उसका एक एक्स्ट्रा पाँव निकल आया, या फिर इसका एक पाँव गायब हो गया, या फिर इसके 2 पाँव एक्स्ट्रा आ गए, इसका एक पाँव गायब हो गया, इसकी पूँछ थोड़ी सी लंबी हो गई, पाँव छोटे हो गए आगे के, मतलब कुछ न कुछ उनके जीन में परिवर्तन होने की वजह से उनका शरीर परिवर्तित हो जाता है, तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इसके 2 पाँव निकल आए पूँछ की जगह। तो ये एक बहुत ही मतलब बड़ी समस्या है कि पेस्टिसाइड की वजह से जो हमारे फील्ड का जो माइक्रो क्लाइमेट है, माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ पर जो जीव हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी हमारे खेत के अंदर है वो डेंजर में आ गई है, वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, भूजल स्तर में कमी, तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर में हम लगातार इस्तेमाल की वजह से पहले तो सरफेस वाटर ख़राब कर चुके हैं, सरफेस वाटर कम कर चुके हैं, यहाँ तक कि पूरा समुंदर सुखा दिया है, एरल समुंदर जैसी दुनिया सूख चुकी है, ठीक है। और हम पूरी नदियाँ मोड़ रहे हैं, तो नदियों का जो बहाव है वो कम होने की वजह से पूरा वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो भी खत्म हो रही है, ठीक है। और भूजल स्तर में कमी क्यों हो रही है कि जो कुएँ थे उनमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, बिजली आ गई है, मोटरें लग गई है, ये देखिए मोटर लटकी हुई है,
तो यहाँ तक पहले पानी हुआ करता था तो मोटर यहीं तक लटकी हुई है। अब ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ भी पानी खत्म हो चुका है, तो लोग और नीचे गहराई से पानी निकाल रहे हैं। चाहे गंदा पानी से, लेकिन पीना तो पड़ेगा, तो उस पानी को वहाँ से निकाल के लोग पी रहे हैं। ठीक है, तो भूजल स्तर लगातार खत्म होता जा रहा है, लोग गहराई तक जाते जा रहे हैं, पानी खत्म होता जा रहा है। अब ये देखिए आप, एक डेटा है, ये 2010 में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। इसमें इन्होंने ये कहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 124% मोर देन चाइना एंड यूएस। चाइना और यूएस का जो पानी यूज़ होता है उनसे 124% ज़्यादा पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 52% कुएँ हमारे भारत के सूख रहे हैं। जो पंजाब 84% कमी आई है पानी में, वाटर लेवल में। उत्तर प्रदेश में 83%, जम्मू कश्मीर में 81%, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में करके बताया इन्होंने। ओवरऑल 52% की कमी आई है। इनसे कुछ कम में भी कमी आई है, इसलिए एवरेज इन्होंने 52% दिया है। 52 से ज़्यादा वाले स्टेट के यहाँ पर नाम दिए हैं। तो जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि हम अनाप शनाप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ओवरऑल देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं उसने 2001 में कुछ डेटा दिया था। CSIS ग्लोबल वाटर फ्यूचर रिपोर्ट्स 2005 की है। ये खैर पुरानी रिपोर्ट है, पुराना कोई प्रेजेंटेशन था, उसकी स्लाइड मैंने उठाई है। तो ये आपको नए डेटा भी मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे। CSIS ग्लोबल वाटर फ्यूचर रिपोर्ट 2019 करेंगे तो आपको वहाँ पर भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उनके अनुसार 70% पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता था। एग्रीकल्चर मतलब ब्लू कलर का, हरे कलर का, ये 70% पानी। रेड कलर का 8% डोमेस्टिक वाटर मतलब घर वगैरह में, होटलों वगैरह में, और 22% इंडस्ट्री में। ठीक है, पीले कलर का। तो हम देख सकते हैं कि 70% पानी हम लोग खेती में यूज़ कर रहे हैं विश्व का। हम ये सोचते हैं कि विश्व में बहुत पानी, अगर कोई ये सोचता है कि विश्व में पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो भैया इस डायलेमा से बाहर आइए। पानी की हद से ज़्यादा कमी है। जो समुद्र भरा है वो पानी किसी काम का नहीं, वो इतना खारा है कि आप उसको मुँह में भी नहीं ले सकते। आपकी आँख में लग जाए तो आपकी आँख 3 दिन तक जलेगी, इतना ज़्यादा खारा पानी है। वो किसी काम का पानी नहीं है। जो काम का पानी है वो सिर्फ पूरे विश्व में जितना पानी है उसका 0.003% पानी ही काम का है। कितना? 0.003% पानी ही काम का है, पीने लायक और वापरने लायक और खेती करने लायक। ठीक है, तो बहुत ही कम पानी है विश्व में। इस सोच से बाहर आ जाए कि बहुत पानी है, यह नहीं है। ठीक है, तो जो पानी है उसका भी हम 70% पानी तो हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें इस पानी को कम करना है। अगर हम इस पानी का इस्तेमाल आधा भी कर दें, 50% छोड़िए 30% भी कम कर देते हैं, तो आगे आने वाली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उन्हें अगले 100 साल शायद एक्स्ट्रा पानी मिल जाए, क्योंकि वो लोग तो शायद पानी का कम इस्तेमाल करने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन अभी से ख़राब हो रही है। तो हम लोग वो ख़राब कैसे रूप में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आगे आइए। ठीक है, तो जल की कमी के परिणाम कुछ ऐसे हो रहे हैं कि वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो रही है पानी के लिए। लड़ाइयाँ किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके से, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का पानी के लिए लड़ाई हो रही है। ठीक है, टिस्टा वाटर डिस्प्यूट, भारत और बांग्लादेश के बीच में टिस्टा नदी है, उसके ऊपर वाटर डिस्प्यूट हो रहा है। सतलुज यमुना लिंक, ठीक है, SYL जो नहर है उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पंजाब बोल रहा हमें ज़्यादा पानी चाहिए, हम नहीं देंगे। हरियाणा बोल रहा हमारे पास पानी कमी है, हम लोग प्यासे मर रहे हैं, हमको पानी दो, हमारी खेती सूख रही है, हमें पानी दो। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में 50 साल पुराना पानी का लड़ाई झगड़ा है। यहाँ पर गंगा और यमुना को जोड़ा था इस SYL यमुना सतलुज लिंक नहर से। ठीक है, यमुना नदी और शायद कौन सी है, नागल सतलुज नदी को जोड़ा था, तो इसको पंजाब ने फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा है ये पानी के लिए क्यों हो रहा है? हम कहते हैं भारत में बहुत पानी है, नदियाँ बह रही है, बहुत पानी नहीं है। ठीक है, उसका कारण है, पानी है, लेकिन हमारे जो उपयोग करने का तरीका है वो बहुत गलत है। हम खेत में इतना पानी छोड़ देते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा पानी नुकसान दे रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, तो हमें, इसीलिए मैंने कहा कि हमें समस्या को पूरा समझना होगा। आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फसल की ज़रूरत कितनी है। ठीक है, जब आप स्प्रिंकलर से उसी खेती को आप सस्ते में कर सकते हो तो आप उसको क्यों फ्लड इरिगेशन करते हो? खुले में पानी छोड़ देते हो, रात भर मोटर चला के चलने देते हो, वेस्ट है वो पानी का वेस्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और वेस्टेज तो ठीक है, वो तो चलो बाहर का पानी तो आपको फ्री पॉकेट में मिला होगा, आपने उड़ा दिया, लेकिन आपने जो पोषक तत्व डाले वो कितनी गहराई तक गए, उनका क्या हुआ? वो बह के बाहर चले गए खेत के, उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा ना, आपको ऐसी समस्या देखेगी जो आपने, बताऊंगा, जो आपने सोची भी नहीं होगी।
तो आपने मान लीजिए कि 1 बीघे में आपको 10,000 लीटर पानी देना था। एक फसल में, मक्का की फसल है, आपको 1 बीघे में 10,000 लीटर पानी देना था। मान लो आप इरीगेटेड मक्का कर रहे हो, ठीक है, सिंचाई वाली मक्का कर रहे हो, तो आपको 1 बीघे में उदाहरण के लिए 10,000 लीटर पानी देना था। तो आपने यूरिया भी दे दिया और तुरंत पानी देना शुरू किया। 10,000 लीटर पानी दोगे गणित के हिसाब से, तब तक तो जो जड़ क्षेत्र है मक्के का, वहीं तक वो सारा पोषक तत्व रहेगा और वहीं तक पानी रहेगा। जैसे ही वो बढ़ना शुरू हुआ, पोषक तत्व नीचे जाने शुरू है, क्योंकि पानी तो नीचे जा रहा है, पानी थोड़ी ना रुकेगा आपके जड़ क्षेत्र में, तो वो तो बह के नीचे जा रहा है। तो आपका जो पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पोषक तत्वों का नुकसान भी बढ़ता जाएगा। ये बस सोचिएगा कि वो बच रहे हैं, वो उनका नुकसान भी बढ़ता जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो खेत में कीचड़ बच जाएगा और मिट्टी जो है आपकी, उसमें हवा नहीं रहेगी। और पौधे की जड़ों को बढ़ने के लिए, पौधे को विकास करने के लिए जड़ में हवा चाहिए, जड़ से हवा लेती है मिट्टी, पौधा। तो आपकी जो वहाँ पानी लगातार बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जल का भराव हो जाएगा पानी का, तो पौधे का 1 या 2 दिन के लिए ग्रोथ रुक जाएगी। इधर तो आपने पोषक तत्व दिए और इधर आपकी ग्रोथ रुक गई। तो पौधे को आप उतना ही पानी दो, खेत को आप उतना ही पानी दो जितना वास्तव में उसको चाहिए। ये नुकसान शायद आपको पता ही नहीं हो कि आप पोषक तत्वों को लीचिंग कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, आप पौधे की ग्रोथ को 2 दिन के लिए रोक दे रहे हो। ये चीज़ शायद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताई होगी, या हो सकता है पता भी हो तो आपका इतनी गहराई से आपने नहीं सोचा हो। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम की बात है कि पौधों में पानी उतना ही देना है जितना उसको वास्तविकता में चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पानी की कमी तो नहीं है, देखा जाए तो हिंदुस्तान में पानी की कमी नहीं है, सिर्फ उसके उपयोग करने का तरीका बहुत गलत है। इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हो, लेकिन पानी के लिए लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है। ये एक वर्ल्ड फेमस फ़ोटो है, राजस्थान की है। इसमें उस गांव में टैंकर आता था, टैंकर डालते थे और सब लोग एक साथ पानी लेने के लिए भागते थे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। तो वर्ल्ड में दुनिया में पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लगी है कि लोगों ने उसको गिनना शुरू कर दिया है, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, नापना शुरू कर दिया कि कितना पानी कहाँ पे किस चीज़ में लग रहा है और कैसे लग रहा है। और जब आप पानी जैसी चीज़ को कैलकुलेट करना शुरू कर दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसे कहते हैं उल्टी गिनती शुरू होना, ठीक है। हम देखते हैं, 1 ग्लास मिल्क, मतलब 200 ml मिल्क में 200 लीटर पानी। अब कोई भी कहेगा 200 लीटर ml पानी, दूध पैदा करने में 200 लीटर पानी कैसे लग गया, तो पागल बना रहे लोगों को। जी नहीं, इसे वर्चुअल वाटर कहते हैं। वर्चुअल वाटर वो पानी होता है जो उस चीज़ को पैदा करने में और आप तक, आपके टेबल तक पहुंचाने में लगता है टोटल पानी। अब 200 ml कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, एक गाय 1 साल में 500 लीटर दूध, चलिए 2000 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो 1 साल भर में उसने कितना चारा खाया, उस चारे को उगाने में कितना पानी लगा, तो वो पानी जोड़ो। उसके बाद उसने दिन भर डेली पिया, उसको नहलाए धुलाए, उसकी साफ़ सफाई है कि उसके बाड़े की, वो जो पानी लगा वो गिनो। उसको जो दाना खिलाया साल भर में, 1 किलो दाना रोज़ खिलाते हो, 300 दिन में 300 किलो का दाना खिलाया, 300 किलो दाने को उगाने में कितना पानी लगा वो गिनो, ठीक है। उसके चारे का पानी, दाने का पानी, उसके नहलाने धुलाने, रहने से पीने सबका पानी, सब करके जो पानी होता है, उस पानी को दूध से भाग दे दो, बस यूँ समझ लीजिए आप। तो आपका जो 1 ml दूध बनने में 1 लीटर पानी लगता है इस गणित के हिसाब से, ठीक है। तो इसको, ये चूँकि फ्लड इरिगेशन करते हैं किसान, इसलिए इसको ऐसे गिना गया चारे में। उसी चारे को अगर ड्रिप से किया जाए, ड्रिप टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए, ठीक है, तो ये जो वर्चुअल वाटर है अभी 200 ml के लिए 200 लीटर है, ये 200 ml के लिए सीधा 20 लीटर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें 90% पानी बचता है ड्रिप में। या फिर 200 लीटर के लिए ये शायद 50 लीटर ही बचे, 150 लीटर की बचत हो जाए। तो साइंटिस्टों ने पानी को गिनना, कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पानी की, ठीक है। तो हम ब्रेड जो होता है 30 ग्राम का, उसमें 40 लीटर पानी लगता है। एक सेब फल में 40-70 लीटर। एक टी शर्ट जो होती है, हमने ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है, इसमें 2000 लीटर पानी, क्योंकि इसमें जो कॉटन लगी है, उस कॉटन को बड़ा करने में, उसको उगाने में, पैदा करने में टोटल जो पानी की रिक्वायरमेंट लगी है वो 2000 लीटर है। तो ये 250 ग्राम की टी शर्ट है, ये सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है। इसे बाकी सारी चीज़ों का भी दिया हुआ है।